दोस्तों, भारत के नक्शे में एक राज्य है बंगाल, जहां रसगुल्ला बनता है, जहां रविंद्रनाथ टैगोर पैदा हुए और जहां हर 5 साल में राजनीति का सबसे बड़ा तमाशा होता है। और इस बार भी तमाशा थोड़ा अलग है, क्योंकि एक तरफ है ममता दीदी जो रो रही हैं, चिल्ला रही हैं और अदालतों के चक्कर काट रही हैं, तो वहीं है दूसरी तरफ अमित शाह जो कि 15 दिनों से बंगाल में पड़े हुए हैं, खूंटा गाड़ दिए वहीं पे। और बीच में क्या है? बीच में है SIR, एक ऐसा शब्द जो हर किसी की नींद उड़ा रहा है। तो आइए समझते हैं बंगाल इलेक्शन 2025 का पूरा खेला, और इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत तक मजा भी आएगा और नॉलेज भी आएगा और पता चल जाएगा कि बंगाल को 4 मई में कौन जीतेगा। तो देखिए अंत तक। पहले तो बंगाल को 2 हिस्सों में समझो। पहला हिस्सा नॉर्थ और ईस्ट वाला, यानी कि यहां हिंदू बहुत ज्यादा है, जहां 2021 में बीजेपी ने सिर्फ 59 सीटें जीती थी, यानी कि बीजेपी का जितना भी अस्तित्व है बंगाल में वो इसी हिस्से में है। बाकी जगह तो ये बस ऑफिस खोल के बैठ गए हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और दूसरा हिस्सा साउथ और बॉर्डर वाला हिस्सा, मुर्शिदाबाद, मालदा, साउथ परगना, जहां मुस्लिम आबादी 27% से लेकर के 67% तक है। यहां बीजेपी को 2021 में सिर्फ 18 सीटें मिली थी। यानी बीजेपी के लिए यह इलाका वैसा ही है जैसे कोई नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में कोई वेजिटेरियन घुस जाए, चला तो जाएगा लेकिन उसे कुछ मिलेगा नहीं। तो लड़ाई तो असल में पहले हिस्से में ही है जहां हिंदू ज्यादा है, और वहीं से शुरू होती है असली कहानी। ईरान युद्ध के समय सबसे ज्यादा अगर कोई फेमस हुआ डोनाल्ड ट्रंप के बाद तो वो है नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन। उसके बाद कई लोगों को ये तीव्र इच्छा भी हुई कि भैया नॉर्थ कोरिया में चुनाव कैसा होता होगा, हमें भी नॉर्थ कोरिया जाना चाहिए, कम से कम एक बार फीलिंग तो ले ले असली तानाशाही क्या होती है। तो जिन लोगों को ये तीव्र इच्छा हो वो इस समय बंगाल का रुख अपना सकते हैं, क्योंकि अब बात करते हैं उस चीज की जिसकी वजह से ममता दीदी को सबसे ज्यादा पसीना आ रहा है, वो है सुरक्षा व्यवस्था। देखिए बंगाल में पहले क्या होता था, टीएमसी के गुंडे रूपी कार्यकर्ता बूथ के बाहर खड़े रहते थे। कोई बीजेपी को वोट देने जाता तो क्या करते थे, उसे फ्रेंडली रिमाइंडर दिया जाता था कि भाई सोच के वोट देना, अगर दे के आ गए तो भाई बाद में उसकी पर्सनल मीटिंग होती थी और उसे अच्छा सा सबक सिखाया जाता था। इस बार इलेक्शन कमीशन ने भी कमर कस लिया कि ममता का क्षमता नहीं चलेगा, साले हरामखोर। इसीलिए ज्ञानेश कुमार ने 2300 CAPF कंपनियां तैनात कर दी हैं। 2.5 लाख जवान हर गली, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़, जहां पर चाय की टपरियों पर चुस्की ले लेकर के इलेक्शन का मजा लिया जाता है, सब जगह तैनात कर दिया गया है। बल्कि 170 पुलिस स्टेशन सीधे इलेक्शन कमीशन के अंडर हैं। हर बूथ पर 360 डिग्री CCTV कैमरा तैनात किया गया है। वोटिंग मशीन के पास 2 लोग गए तो सेंसर अलर्ट ऐसा बजेगा जैसे न्यूज वाले युद्ध के समय बजाते हैं, भाव भाव भाव। और सबसे मजेदार बात, इस बार नहीं चलेगा परफ्यूम वाला जुगाड़। अब आप लोग सोचेंगे कि ये परफ्यूम वाला जुगाड़ क्या है? जी हां, पहले टीएमसी वाले बटन पर परफ्यूम लगा देते थे। अब आप सोचेंगे परफ्यूम क्यों लगाते थे भाई? जो टीएमसी को वोट देके आया उसकी उंगली खुशबूदार, और जो नहीं देके आया उसकी पिटाई खुशबूदार। तो इस बार ये सुगंधित सिस्टम को भी बंद करवा दिया गया है। तो संक्षेप में यही है भाई कि बिना राष्ट्रपति शासन के अमित शाह राष्ट्रपति शासन जैसा माहौल बना चुके हैं। ममता जी इस बार खेला होबे तो जरूर होगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो फेयर खेला होगा। अगर इसके बावजूद आप जीत गई तो यकीन मानिए मेरा भाजपा के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। अब आते हैं उस शब्द पर जो इस पूरे इलेक्शन का सबसे गर्म आलू है, यानी कि SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इलेक्शन कमीशन ने तो बंगाल की वोटर लिस्ट की ऐसी सफाई की जया, रेखा और सुषमा का भी भरोसा अब निर्मा पर से उठ करके चुनाव आयोग पर शिफ्ट हो गया है। इस सफाई का नतीजा ऐसा हुआ कि 90 लाख लोग वोटर लिस्ट से साफ हो गए। 7.66 करोड़ की लिस्ट सीधे 6.75 करोड़ पर आ गई।
अब इस पर तो भैया दो थ्योरियां हैं इस पर। थ्योरी नंबर 1, बीजेपी वाली, ये सब फर्जी वोटर थे, बांग्लादेशी थे, मर चुके थे पर वोट दे रहे थे, ज़ॉम्बी वोटर्स थे, या इनके पास 2-2 कार्ड बनवा रखे थे इन लोगों ने, इन सबको हटाना जरूरी था। तो वहीं ममता बनर्जी वाली थ्योरी भी सुनिए, ये सब असली नागरिक हैं। 97 साल की सुवर्णा बालापोदार, उन्होंने तो पार्टीशन देखा है, उनका नाम भी कट गया। कारगिल में लड़े हुए वेटरन विंग कमांडर जो कि 17 साल एयरफोर्स में उन्होंने सेवा दी, उनका भी नाम कट गया। 12 चुनावों में प्रेसिडेंसिंग ऑफिसर रहे असरफुल हक का नाम कट गया। मतलब जो चुनाव आयोग जो चुनाव में वोट डलवाता था उसी का नाम इस बार काट दिया गया है कि भाई तुम भारत के हो ही नहीं। और कोलकाता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज शाहदुल्ला मुंशी, ये तो पासपोर्ट लेकर के गए थे चुनाव आयोग के पास, फिर भी इनका नाम नॉट फाउंड दिखा रहा है। भाई जब रिटायर्ड जज का नाम नहीं बख्शा गया तो लगता है कि भाई एल्गोरिदम को भी कोर्ट को नहीं मानना वाली बीमारी हो गई है। अभी तक ये बीमारी केवल नेताओं को थी। लेकिन एक चीज है जो डेटा बता रहा है कि माणिक चौक में 50-50% हिंदू मुस्लिम आबादी थी, लेकिन चुनाव आयोग के जो स्पेशल प्रक्रिया है उसके अंतर्गत 97.4% मुसलमान आए। शमशेरगंज में 82% मुस्लिम इलाका आया। एडजुडिकेशन में 98.8% मुसलमान आए। एक नेचुरल एल्गोरिदम जिसमें 50-50 पॉपुलेशन में 97% एक ही कम्युनिटी को कैसे पकड़ता है, इस सवाल का जवाब तो ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमीशन को देना ही चाहिए, क्योंकि इसमें तो महिला भी नहीं है जिसको वो रिलीज नहीं कर सकते। अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? और 27 लाख लोगों ने फॉर्मल अपील की सबूत के साथ, तो उनको कोर्ट ने क्या कहा, तारीख पर तारीख वाला मैटर यहां फिट कर दिया गया कि भाई उनकी सुनवाई चुनाव के बाद होगी। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। अब आईसीयू में मरीज लेटा है और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट अगले वीक का मिल चुका है। जब सब जगह से उम्मीद टूट जाए तो लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और यहां भी कपिल सिब्बल भी गए, अभिषेक मनु सिंघवी भी गए, और तो और हिस्ट्री में पहली बार कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर यानी कि ममता बनर्जी खुद भी गई वकील का चोला ओढ़ के। For the first time in the country's history, a sitting chief minister went and appeared before the Supreme Court to argue her case. उन्हें तो देखकर सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैरान हो गए होंगे। जिसके बाद कोर्ट ने क्या कहा कि SIR चलती रहेगी, नाम डिलीट रहेंगे, इलेक्शन के बाद तुम्हारा मैटर हम देख लेंगे बाद में क्या होगा। यानी कि पेशेंट इमरजेंसी में है और डॉक्टर ने कह दिया है कि अपॉइंटमेंट नेक्स्ट वीक का है, आना होगा तो आ जाना अगर जिंदा रहना तो। खैर हमें क्या है। और हाँ, इलेक्शन कमीशन को हर स्टेज पर कोर्ट बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा है। यानी कि इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि कोर्ट ने ही SIR करने की हमें परमिशन दी है, कोर्ट ने ही सॉफ्टवेयर को अप्रूव कर दिया है, कोर्ट ने ही नया एजुकेशन मैकेनिज्म को ओके कर दिया है। एक राइटर ने तो इसकी तुलना 1976 के ADN जबलपुर केस से की। यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड करना वैलिड मान लिया था, और उस गलती को कोर्ट ने सालों बाद माना कि हाँ मैंने उस समय गलत किया था। इतिहास खुद को दोहरा रहा है, बस किरदार बदल गए हैं। उस समय कांग्रेस थी, इस समय भाजपा है। कोर्ट को आने वाले समय में एहसास होगा कि नहीं होगा वो तो हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे। अब बात करते हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो की और साथ में ही ममता जी के इस्तेहार की भी। ममता ने अपना घोषणा पत्र बांग्ला में जारी किया है जिसका नाम रखा है इस्तेहार। अब इस्तेहार का मतलब क्या होता है? एडवर्टीजमेंट। यानी कि मैनिफेस्टो का क्या मतलब होता है? संकल्प पत्र। अब एडवर्टीजमेंट और संकल्प पत्र दोनों में फर्क होता है दोस्तों, जैसे प्रेम पत्र और इलेक्ट्रिसिटी बिल में फर्क होता है। खैर हमें क्या है उससे, उसके अंदर क्या लिखा है उसे जानिए। बीजेपी के मैनिफेस्टो में 15 बड़े पॉइंट्स हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा पॉइंट्स ये है 6 महीने में UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि हिंदू मुस्लिम सबके लिए एक ही कानून आएगा, जैसा कि इन्होंने उत्तराखंड में लागू हो चुका है, गुजरात में आ रहा है,
ऐसे ही ये बंगाल में भी लाएंगे अगर बीजेपी जीती तो। वैसे इनकी इस समय 22 राज्यों में सरकार है, उत्तराखंड में 10 साल से सरकार है और इसी 9वें साल उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है और अभी भी इनके 21 राज्यों में लागू नहीं हुआ है और 23वां राज्य बंगाल जीतने के बाद ये सीधा यूसीसी वहां पे लागू करेंगे। कितना ही करेंगे भगवान जाने। और दूसरा वादा क्या है, आप भाजपा ने क्या किया है कि वो महिलाओं को 3,000 रुपए हर महीने देंगे, बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए और गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दे देंगे। सरकारी बसों में महिलाओं को फ्री सफर का जगह दे देंगे। यानी कि सेंटा क्लॉज भी भाजपा के मैनिफेस्टो के सामने शर्माकर भाग जाए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और ममता जी इसके सामने क्या कह रही हैं? ममता जी तो डर का व्यापार कर रही हैं कि सीधा है भाई, हम तो सीधा कहेंगे बीजेपी आई तो तुम्हारा मछली खाना ही बंद हो जाएगा। भाई जबकि बीजेपी तो खुले तौर पर कहकर चली गई कि भाई हम मछुआरों की आय बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मछली बंद कौन करेगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। और भी वादे हैं जो भाजपा ने किया है। 7वां वेतन आयोग लागू होगा जब देश में 8वां वेतन लगने वाला है। बंगाल में 7वां भी नहीं लगाने दिया गया है, ममता ने हमको रोक दिया है। हम 1 करोड़ नई नौकरियां देंगे, महिलाओं को 33% सरकारी आरक्षण दे देंगे, एम्स IIT IIM नॉर्थ बंगाल में देंगे, आयुष्मान भारत जो कि ममता ने 15 साल से रोक दिया है उसको भी लागू कर देंगे, किसान सम्मान निधि दे देंगे जो कि नहीं मिल रही थी ममता की वजह से। सारा ब्लेम ममता बनर्जी पर फोड़ फोड़ करके अपना जो भी वायदा है अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने किया हुआ है। अब इसके बाद तो ममता बनर्जी पहले ही SIR से जूझ रही हैं, ऊपर से बीजेपी के पास बहुत हैवी फंड भी होता है, उससे भी जीत रही हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार का चुनाव ममता बनर्जी के लिए बहुत तगड़ा चुनाव है। अगर ये इस बार भी ममता जीत गई तो इसका मतलब है वाकई उन्होंने पश्चिम बंगाल में पकड़ बहुत मजबूत है। खैर 4 मई को देखेंगे। आगे देखिए आगे क्या है, नंबरों का गणित भी हम समझते हैं। अब सबसे जरूरी बात यानी कि नंबरों का खेल भी समझ लो। 90 लाख नाम कटे हैं पूरे बंगाल में, जिसमें 63% हिंदू हैं यानी कि लगभग 57 लाख लोग हैं और 34% मुस्लिम यानी कि 31 लाख लोग हैं। भाजपा यही कह के अपने आप को डिफेंड कर लेती है। फिलहाल आप लोग पहले डिटेल जानिए। आप कहेंगे हिंदू ज्यादा कटे तो बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन रुक जाइए, हिंदू बंगाल से बाहर ज्यादा गए हैं, माइग्रेशन ज्यादा हुआ है, उनकी मृत्यु दर भी ज्यादा है क्योंकि लंबे समय से वो हैं। जो मुस्लिम नाम कटे हैं उनमें बड़ी संख्या फर्जी या डुप्लीकेट थी और जो कि अभी बंगाल में मौजूद हैं। और असली बात, पूरे बंगाल में 95 सीटें ऐसी हैं जहां जीत का मार्जिन 5000 वोट से कम है। अगर इन सीटों पर 1000 मुसलमान के भी नाम कट गए तो वहां पर टीएमसी हार जाएगी। 5000 हिंदुओं के नाम कट गए तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीजेपी का जो जहां पर हिंदू आबादी ज्यादा है वो वहां पर बड़े मार्जिन से जीती है। इसीलिए वो कितने भी हिंदू का नाम कट जाए भाजपा को फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन थोड़े भी मुस्लिम का नाम कटने से ममता बनर्जी को फर्क पड़ेगा। और इसीलिए शायद हुमायूं कबीर, ओवैसी, ममता बनर्जी, कांग्रेस, CPM सब मुस्लिम वोट्स कटने के पूरे आसार हैं और बीजेपी ने इस बार तो हुमायूं कबीर के एक्स्ट्रा डाल दिया है। फिलहाल देखते हैं। और इसीलिए ममता रो रही हैं, अदालतें में घूम रही हैं। SIR ने उनका सबसे बड़ा हथियार यानी कि फर्जी वोट जो भाजपा कहती है उसे छीन लिया है। तो दोस्तों ये था बंगाल इलेक्शन 2025 का पूरा खेला जो कि अभी तक हुआ है। आगे वाला हम आगे के वीडियोस में बताएंगे। अभी तक तो एक तरफ सुरक्षा CRPF, CCTV और अमित शाह जो कि 15 दिन से डटे हुए हैं बंगाल में, और तो वहीं दूसरी तरफ SIR, 90 लाख डिलीट किए गए नाम और 27 लाख से ज्यादा अपील जो अभी कोर्ट के द्वारा सुनी भी नहीं गई है। अब इस समय बंगाल में बीजेपी कह रही है कि भाई फेयर इलेक्शन हो रहा है, घुसपैठिए हटाए जा रहे हैं, और टीएमसी कह रही है कि यह डेमोक्रेसी पर सबसे बड़ा हमला है। सच ही कहा है। शायद उन 27 लाख लोगों से पूछना चाहिए जो अपना नाम लिस्ट में देखने के लिए अभी भी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, अगर आज यह फॉर्मूला बंगाल में सफल हो जाएगा तो कल यही फॉर्मूला हर राज्य में लागू होगा।
किसी और कम्युनिटी के खिलाफ, किसी और पार्टी के वोटर के खिलाफ इस्तेमाल होगा। आज उनका नाम कटा है, कल आपका भी हो सकता है। इसीलिए देखना दिलचस्प ये होगा कि मुझे तो लगता है बंगाल ट्रायल है। अगर ये ट्रायल सफल हुआ तो अगला तो उत्तर प्रदेश पक्का होगा। आप देखिएगा, बंगाल में खेला होबे ये तो तय है, लेकिन सवाल ये है खेला फेयर होबे या गड़बड़ होबे, ये आप लोगों पर निर्भर करता है। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ताकि हम लोग ऐसे मजेदार वीडियोस देखते रहें। धन्यवाद।